से पहुंच जाऊंगी। हाँ ओके। तू यहाँ क्या कर रहा था? साहब मैं नागपुर से यवतमाल माल की डिलीवरी के लिए आया था। सोचा रात बहुत हो गई है, थोड़ा खा पी के आराम करता हूँ। जब टेम्पो में सोने के लिए आया साहब तो उधर लाश मिला मेरे को, तो मैंने आपको फ़ोन किया। कब की बात है ये? तकरीबन 2 घंटे हुआ होगा। 2 घंटे पहले मैंने पूरा टेम्पो का माल उठवाया। तब टेम्पो में लाश नहीं थी? नहीं साहब। क्या ऐसा तो नहीं कि तूने ही मार के डाला है उसे अंदर? साहब अगर मैं मारता तो आपको फ़ोन क्यों करता? सर ये सही कह रहा है, अंदर एक औरत की लाश है, लेकिन सिर्फ धड़ है, सर नहीं है। धड़ आया तो सिर भी यहीं आसपास होगा। सीमा आसपास का एरिया चेक करो। सर मुझे लगता है किसी चोट खाया आशिक के रिवेंज का मामला है। दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ होगा, लड़की को मार के फेंक के चला गया होगा। मधुकर इतने जल्दी नतीजे पर नहीं आते, देखते हैं। आसपास कुछ भी नहीं मिला। सर और धड़ अलग अलग फेंका है, इसका मतलब विक्टिम की पहचान न हो इसलिए ये सब कुछ किया है। सीमा एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। और मधुकर इसे लेकर पुलिस स्टेशन आ जाना। सर चलो हमारे साथ आ जाओ। सर मैंने चेक किया, पिछले 15 दिनों में भी इस उम्र की औरत की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। सर बहुत तोड़ा उस आदमी को, कुछ नहीं बोल रहा। मुझे तो लगता है वो सच बता रहा है। आखिर ये औरत है कौन? एक काम करो, फॉरेंसिक टीम को बोल देना अगर उस बॉडी पर कोई भी बर्थ मार्क मिलता है या कोई ऐसे निशान मिल सकते हैं जिससे हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फौरन हमें इन्फॉर्म करें। सर मेघदूतवाड़ी पुलिस को टेम्पो में सर कटी एक लाश मिली। पहला शक पुलिस ने टेम्पो ड्राइवर पर जताया, पर कोई नतीजा नहीं निकला। सबसे बड़ी मुश्किल थी औरत की पहचान होना, जिसका पुलिस को कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था। और जब तक पहचान नहीं होती तमाम कोशिशें अंधेरे में तीर चलाने जैसी थीं। आखिर कौन थी ये औरत? क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से इसका कत्ल किया होगा? और क्या इसका कोई भी परिचित नहीं था जो इसकी गुमशुदगी को लेकर परेशान हो, इसकी तलाश कर रहा हो? काव्या, काव्या, आई, आई, आई. काय रे? काव्या तुमच्या रूम मध्ये आली का? नाही. काय झालं? काव्या रूम में नहीं है, मालूम नहीं कहाँ चली गई है। चल बघूया. काव्या, एवढ्या रात्री कुठे गेली पोरगी? काव्या, ये बोला काय काय झालं? अरे क्या हुआ? कि तुम रो क्यों रही हो? हाँ क्या हुआ? किसी को बिना बताए यहाँ पे आके बैठ कर? चलो अंदर चलो, चलो. नहीं जाऊंगी, मुझे मम्मी के पास जाना है। आप मम्मी को लेके आओ। देखो बेटा, तुम्हारी मम्मी आ जाएगी, आई प्रॉमिस। पापा खुद लेने जाएंगे, आई प्रॉमिस, प्रॉमिस। खुद का आता ना काकांबरोबर जाऊन जाऊ. हाँ बस जा बेटा, चला बेटा, उद्या नक्की, आई प्रॉमिस. गुड नाइट. स्वप्निल,
काव्या खूप लहान है अजून, वो नहीं रह पाएगी अपनी माँ के बिना। हमें कल्पना को लाना ही पड़ेगा। रियली मैं संभालूंगा सब कुछ। आई विल मैनेज एवरीथिंग, आई विल मैनेज डेफिनेटली। काय मैनेज करना रेस तू? हाँ, सिर्फ 24 घंटे हुए हैं कल्पना को जाके, और काव्या की हालत देखी है ना तूने? सुबह से कुछ खाया नहीं है बच्ची ने। माँ के पास जाना है, माँ के पास जाना है, इतना ही बोल रही है। काव्या को संभालने के लिए मुझे कल्पना की जरूरत नहीं है। अगर तू काळजी करू नको हेमा, कुछ ही दिनों में से पता चल जाएगा। बच्ची संभालने के लिए उसको माँ की जरूरत होती। चल। पापा दर्द हो रहा है। आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी। पापा आपने कहा था कि मम्मी को ले आएंगे, कब ले आएंगे? काव्या देखो, माँ काम के लिए गई है ना, जैसे काम खत्म हो जाएगा माँ वापस आ जाएगी। अरे हमारे मुंह पर थूक कर खानदान के नाम पर धप्पा लगाकर भाग गई वो अपने आशिक के साथ। अलमारी खोल के देख लो, पक्का जेवर चोरी करके गई होगी वो। अभी भी कहता हूं चलो पुलिस स्टेशन कंप्लेंट करते हैं उसकी। क्यों, क्या हुआ? मिल गया ना साधु संत बनने का इनाम? भाग गई वो। तुम्हारी तो रखी नहीं, हमारी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी। चिल्लाओ मत परेश। तुम्हारी ये बकवास मेरी बेटी सुन लेगी, और वैसे भी ये मामला मेरे और मेरी पत्नी के बीच का है। सो डोंट इंटरफेयर इन दैट। दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू। अपने काम से काम रखो। चलो बेटा, चलो, देरी हो जाएगा स्कूल के लिए। बाय आजी। बाय बाळा। ये होगा नामर्द, मैं नहीं। इस 2 टके की औरत की पुलिस कंप्लेंट तो मैं करके रहूंगा। अगर ये नहीं करेगा तो मैं करूंगा। डोका फिर लेगा तुझा? मतलब जिन्हें पता नहीं है उन सबको पता चलेगा। हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल गई। बस हो गया, जितनी बेइज्जती होनी थी हो गई। उसे जहां मुंह काला करना है करने दो। अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है। अहो, काय बोलताय तुम्ही? कल्पना के साथ 10 साल से एक ही छत के नीचे रह रहे हम लोग। अगर उसका कुछ चक्कर रहता तो हमें मालूम तो पड़ता। तुम अब तक उसका नाम जप रही हो। या घरामध्ये तिचं नाव कोणीही घेणार नाही। अहो। वो हमारे लिए मर चुकी है। कोई पूछे तो बोल देना उसकी ट्रांसफर हो गई, यहां से चली गई हो, समझे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से इस औरत की उम्र 28 से 30 साल की है। 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, और यह मर्डर रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच हुआ है। पहले गले पर धारदार हथियार से वार किया गया है, फिर सर को धड़ से अलग किया गया है। इसका मतलब विक्टिम की पहचान ना हो, इसलिए सर और धड़ अलग करके अलग अलग जगह पर फेंक दिया गया है। सर, उसके पैरों की उंगलियों से हमें ये जोड़ भी मिली है। ऐसी जोड़ भी तो अक्सर शादीशुदा औरतें पहनती हैं। इसका मतलब ये औरत शादीशुदा थी, 2 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। तो हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का मामला हो, जिसके चलते ये मर्डर हुआ हो। हमेशा यार जल्दी लेके आया निकुंज, जल्दी यार। अरे जल्दी लाना यार। हाँ, रुक जा, लेके आ रहा हूँ। सर, शादीशुदा औरत है, मांग में सिंदूर है, और उम्र 28-30 से ज्यादा की नहीं होगी। ये खून सूखा हुआ है और चेहरा भी फूला हुआ है। इसका मतलब खून 2-3 दिन पहले ही हुआ है। नाइक, एक काम करो, आसपास चेक करो, शायद कत्ल का हथियार या कोई सुराग, या फिर बॉडी का बाकी का हिस्सा यही कहीं हो। जी मैडम। तुम लोग हमेशा यही आते खेलने? नहीं मैम, हम लोग हर रोज नहीं आते, सिर्फ छुट्टी के दिन आते हैं। लास्ट संडे है तो उसके बाद आ जाए। मैडम, यहाँ आसपास कुछ भी नहीं मिला। नाइक, एक काम करो, सर को फॉरेंसिक लैब भेजो, बाकी इंफॉर्मेशन मैं अपलोड करती हूँ, शायद कहीं कोई मैच मिल जाए। मेघदूतवाड़ी पुलिस अब भी उस औरत की पहचान में जुटी थी, और इधर वडगांव में पुलिस को एक कटा हुआ सिर मिला।
दोनों में एक बात समान थी कि मरने वाली औरत शादीशुदा थी, पर कौन थी, कहां की थी और उसे क्यों मारा गया था, ये सवाल अब भी जस के तस खड़े हुए थे। एक तरफ एक परिवार था जो भावनात्मक और सामाजिक हलचल से डरा हुआ, सहमा और परेशान था, और दूसरी तरफ पुलिस औरत की पहचान में जुटी थी और अब शायद उसे छोटी ही सही पर एक कामयाबी हाथ लगने वाली थी जो इस केस को आगे बढ़ाने में दिशा देने वाली थी। सर, वडगांव पुलिस को एक औरत का सिर मिला है। उसकी डिटेल्स उन्होंने साइट पे अपलोड की है, उसकी प्रिंट आउट। वडगांव पुलिस स्टेशन में तो नम्रता चौहान है ना सर? मैं जानता हूँ उसको। हॅलो, नम्रता, पीआय यशवंत गायकवाड बोलतोय। जय हिंद सर. जय हिंद, कशी आहेस? मी मस्त आहे गायकवाड सर. अच्छा, सुना है तुम्हारे एरिया में किसी औरत का सिर मिला है सर. और हमारे एरिया में एक औरत का धड़ मिला है। मैंने उसे यवतमाल फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है। तुम भी उस सिर को वहीं भेज देना ताकि फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चल जाएगा वो सिर और धड़ एक ही औरत का है या नहीं। राइट सर. हाँ आई क्या? सर शायद और कतीज बन गए, सब बच्चे घर चले गए। काव्या मेरी बेटी अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। हाँ बेटा, बाबा, मैं स्कूल आया हूँ। ये वॉचमैन बता रहा है सब बच्चे चले गए, कोई नहीं है यहाँ पे। अरे यहाँ पे भी नहीं आई हो? आप बस स्टैंड पे जाके देखो सब। अरे मैं स्कूल बस स्टॉप पे जाके आया, वहां पे उतरी नहीं। मैंने ड्राइवर से पूछा तो बोला आज चढ़लीच नहीं थी बस मध्ये। स्कूल बस में चढ़ी नहीं? हाँ बोलो प्रतिभा. अरे ऐसी क्या बात करी है यार. आई वॉज जस्ट डूइंग योगा. कोई तो आया है, सुन मैं बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? अरे खोल रही हूँ दरवाजा. तुम काय कळत नाही ही पोरगी कुठे गेली असेल कोणास ठाऊक. अरे वो ही ले गई होगी और क्या। आई स्कूल में चेक किया, उसके फ्रेंड्स के पास फोन किया, किसी को मालूम नहीं काव्या कहाँ गई. सिर्फ 8 साल की आहे हमारी काव्या. अशी एकटी कशी जाईल कुठे? हो ना, तेच कळत नाहीये. कोणालाही न सांगता निघून गेली आहे पोरगी. तिच्या आजीकडे पाहिलंस? आजी स्वप्निल, मैं तुम्हारे फोन का ही वेट कर रही थी. परेशान हो ना अपनी बेटी काव्या के लिए? वो मेरे पास है. वो स्कूल से सीधा मेरे पास आई थी. उसके नानी के पास है. थैंक गॉड, मैं तो डर गया था. स्वप्निल, डरी हुई तो मैं हूं अपनी बेटी कल्पना के लिए. तुम्हारी बेटी तो मेरे पास सुरक्षित है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ है जिसका 2 दिन से कोई अता पता नहीं है. देखो, काव्या ने मुझे सब कुछ बता दिया है. स्वप्निल, सच सच बताओ, मेरी बेटी कल्पना कहाँ है? देखो वरना. उसके पति के साथ कैसे संबंध थे? मतलब लड़ाई झगड़ा होता था या ऐसे कुछ? काव्या, वो ठीक तो है ना? और ऐसे बिना बताए किसी को जाते हैं? मैं डर गया था. आपको नानी के पास जाना था तो बताना चाहिए था. एक मिनट. आप कौन है? आई एम सॉरी सर. आई एम स्वप्निल देशमुख, काव्या's फादर. आपने मुझे फोन किया था. आपकी बीवी 2 दिन से लापता है और अपने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी नहीं लिख पाई. क्यों? सर, मैं मेरी बच्ची के सामने कुछ बोलना नहीं चाहता. हिला घेऊन जरा बाहेर जा. सर, ये बैठिए. सर, कल्पना मेरी बीवी.
शादी से पहले उसका किसी के साथ अफेयर था। अब वो उसके लाइफ में लौट के आया। उसने उसमें और अपनी फैमिली में से उसे चुना, उसी के साथ चली गई। सर अगर वो हमसे प्यार करती, अपनी फैमिली से प्यार करती, तो हमें छोड़ के चली जाती। फिर मैंने सोचा अगर कल्पना इस सब में खुश है तो वही से मैं उसके रास्ते में नहीं आऊंगा। सर जो लाश हमें 2 टुकड़ों में मिली थी उसका सर और धड़ मैच हो चुका है, डीएनए भी मैच हुआ है। उसकी शक्ल किशोरी जी की बेटी कल्पना जैसी लग रही है। सर, उन दोनों में से किसी ने एक ने मेरी कल्पना को मारा है। हाँ सर, सुधांशु या अक्षय। कौन है ये दोनों? सुधांशु शादी से पहले कल्पना का प्यार, वो उसके लाइफ में लौट के आया था। उसके ही ऑफिस में बॉस बनकर उसके साथ जाना चाहती थी कल्पना। तो मेरे फैमिली परिवार की खुशी के लिए मैंने उसे जाने दिया। गलती हो गई मुझसे। वो उससे प्यार करती थी और उस कमीने ने ये हर्ष किया उसका। लेकिन अगर वो उससे प्यार करता था तो कल्पना को मारेगा क्यों? सर मेरी कल्पना बोली थी, सब पर विश्वास करती थी। ये अक्षय इसी भोलेपन का फायदा उठाता था। मेरी कल्पना की तरफ गंदी नजरों से देखता था, मैंने देखा हुआ। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि कल्पना अपनी मर्जी से सुधांशु के साथ तुम्हारा घर छोड़कर गई थी? हाँ सर, इसलिए तो मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की। सीमा, कल्पना के ऑफिस का एड्रेस ले लो, उसके मोबाइल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो और मोबाइल का आखिरी लोकेशन क्या था वो भी पता करो। मिस्टर जोशी से मिलना है। सर, ही इज देयर। सीमा, स्टाफ से पूछताछ करो। सर मिस्टर जोशी, आपसे कुछ बात करनी थी। एक्सक्यूज अस। आइए सर, बैठिए। कल्पना देशमुख को कितने अच्छे से जानते हो तुम? सर वो इसी ऑफिस में काम करती थी। बस, और कुछ नहीं? मिस्टर जोशी, जो कुछ भी है सच सच बताओ। अगर हमने हमारी तरीके से बुलवाया ना तो बहुत भारी पड़ेगा। सर हम एक दूसरे को पहले से भी जानते थे, हम शादी करने वाले थे, लेकिन एक दिन। शादी के बाद प्लीज। क्यों शर्मा रही हो? शादी भी जल्दी कर लेंगे। मतलब ये देख के तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। क्या है ये? लुक एट इट। देखो अपॉइंटमेंट लेटर। लेकिन ये तो दुबई का है। हाँ तो अच्छा है ना, 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, हम शादी कर लेते हैं। 4 साल बाद दुबई में जाके मैं दिनार में दबा के कमाऊंगा, वापस आ जाऊंगा और तुम घर संभालना और मैं रोकड़ा कमाऊंगा। लाइफ सेट हो जाएगी। वाह, तुम्हारा करियर, तुम्हारा काम, तुम्हारी शादी, सब डिसाइड कर लिया ना तुमने। मेरा क्या? What about me? मेरा करियर, मेरी लाइफ, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तुम्हारी लाइफ में। मैं यहाँ बैठ के बच्चों को पालती रहूं घर में। ओके, अगर ये सेम ऑफर मुझे मिला होता तो क्या तुम जाते मेरे साथ? नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। देखो प्लीज कल्पना, तमाशा मत क्रिएट करो। तमाशा तुम बना रहे हो मेरा, मैं नहीं। अब भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारा जॉब और तुम्हारी शादी। मेरे लिए ये रिश्ता अभी इसी वक्त खत्म होता है, समझे? कल्पना अब कैसे रिएक्ट करेगी कुछ कह नहीं सकते। बहुत शॉर्ट टेम्पर थी सर। मैंने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा कभी फोन ही नहीं उठाया। मेरे दुबई जाने से पहले मुझे पता चला कि उसने शादी करने का फैसला कर लिया था। फिर मैं दुबई चला गया और वापस आने के बाद इत्तेफाक से
इसी कंपनी में उसका बॉस बन के अपॉइंट हुआ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुधांशु, कल्पना तुम? मैं यही काम करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। मैं बताती हूँ पुराने रिश्तों को कैसे वेलकम करते हैं। एक्सक्यूज मी कल्पना, एक्सक्यूज मी। अवॉइड करने की आदत डाल लो। अब तुम दोनों एक ही ऑफिस में हैं। पता नहीं पुराना रिश्ता कब नया बन जाए। सर वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि हमारे बीच 10 साल का गैप हुआ ही नहीं। बेबी, यू फीलिंग सो कोल्ड। बताना चाहिए ना, डोंट बी सो फॉर्मल। कल्पना ये क्या कर रही हो तुम? होश में आओ। तुम किसी की बीवी हो, एक बच्चे की माँ, और मैं किसी का। तुम सिर्फ मेरे हो, किसी के नहीं। और मैं सिर्फ तुम्हारी। कल्पना ये गलत है। क्या गलत है? हाँ, और जिस गलती से खुशी मिले वो गलती कर लेनी चाहिए ना। 10 साल पहले जब मैं तुम्हें छोड़ के गई थी, उस गलती से क्या मिला मुझे? कुछ भी तो नहीं। लेकिन आज पास आने की गलती से अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी, ना उससे कोई रिश्ता बनाया ना बढ़ाया। जिस दिन कल्पना का मर्डर हुआ था तुम कहाँ थे? उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और मैं घर पे था। तुम्हारे अलावा और कोई है जो इस बात को कंफर्म करे कि तुम उस दिन घर पर ही थे? नहीं सर, उस दिन मैं घर पे अकेला था। क्यों? तुम्हारी बीवी कहाँ है? वो भी जॉब करती है, मुंबई में उसका पोस्टिंग है, वीकेंड्स में यहाँ आती है। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, शहर छोड़ने से पहले हमें इन्फॉर्म करके जाना। ओके सर। सर, हमें मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कल्पना के सेल की लास्ट लोकेशन यहीं की थी। मैंने उसका डेस्क भी चेक किया और उसके कुछ ऑफिस कलीग से भी बात की, लेकिन कुछ खास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं लगी। सर वैसे ये मिताली है, कल्पना की बेस्ट फ्रेंड, शायद इसे कुछ जानकारी हो। कल्पना के बारे में क्या जानती हो? सर एक्चुअली वो उस दिन बहुत खुश थी। मिताली सुन ना, रेस्टोरेंट में आना, मुझे एक सरप्राइज देनी है तुझे। कल्पना तूने अभी बोला वाव। Somebody is looking sexy। किधर जा रही है हाथ बन के? डेट पे। डेट पे जा रही है, पर किसके साथ? क्या सीक्रेट है? मैं बाद में बताती हूँ सब चीज तुझे। वाह मेरा सही है, एंजॉय करो। ये अपने पास रख, मैं कल आके ले लूंगी, ठीक है? वो तो ठीक है, बाय। बात तो सुन। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा कांटेक्ट करेंगे। ओके सर। कल्पना वेस्टर्न ड्रेस पहनकर किसी से मिलने गई थी और उसकी डेड बॉडी हमें उसी ड्रेस में मिली थी। सर यहाँ हमारे लिए दो बातें जाननी बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर कल्पना साड़ी पहन के ऑफिस आई थी तो वेस्टर्न ड्रेस पहन के किससे मिलने गई? और दूसरी बात यह है कि उसके फोन का लास्ट लोकेशन ऑफिस पे क्यों दिखा रहा? तो क्या फोन ऑफिस में बंद करके छोड़ के गई थी? अगर गई थी तो क्यों? यही तो पता लगाना है। मुझे तो ये बहुत बड़ी साजिश लगती है। कुछ तो है जो हमसे छूट रहा है। कल्पना किस बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी? चलो अक्षय से जाकर मिलते हैं, आज शाम की जाए उसी के घर पीते हैं। अक्षय मेरी बात तो सुन। मम्मी मुझे जाना है। अक्षय कैसी बात कर रहा है? लेकिन बता तो सही, कहाँ जा रहा है तू? मम्मी मुझसे यहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, मैं गाँव वाला चालू है। गाँव पे जाएगा? पागल हो गए हैं क्या? अब टेंशन मत लो। जाना है, छोड़। आप लोग यहाँ? अक्षय से कुछ बात करनी है। तू कल्पना के पास ट्यूशन के लिए जाता था ना? हाँ सर, वो कुछ सब्जेक्ट्स में मैं थोड़ा सा वीक था, तो मम्मी ने कल्पना भाभी से बात की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोग अक्षय से क्या जानना चाहते हो? लेकिन अक्षय समझ गया कि हम यहाँ क्यों आए और किस लिए आए हैं। कल्पना का मर्डर हो गया है और हमें पता चला कि अक्षय उसे गंदी नजर से देखता था। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, वो तो मेरी भाभी थी, इज्जत करता था मैं उनकी। देख बेटा, तो जो कुछ भी जानता है ना, हमें सच सच बता दे, क्योंकि इसके बाद जो ट्यूशन हम तुझे पढ़ाएंगे ना, तो तू पढ़ नहीं पाएगा। समझ गया?
सर मैं एक दिन बहुत डर गया था। वो स्वप्निल भैया के साथ कहीं बाहर जा रही थी और हाँ हाँ बस मैं निकल रही हूँ। अच्छा ठीक है तो वेट कर लो थोड़ा। ओके एक सेकेंड होल्ड करना। अक्षय मेरे सैंडल के थोड़ा स्टेप बांधो ना प्लीज। जस्ट होल्ड सेकेंड। अच्छे स्टूडेंट हो, जल्दी सीख रहे हो। सर कल्पना भाभी मुझसे सर कुछ अलग ही बिहेव करती थी मेरे साथ। कल्पना मी कीर्तनाला जाते ग, काळजी घे घराची। अक्षय अक्षय जी मैम। 1 मिनट अंदर आना। हाँ आया। मैम अक्षय मैं टॉवल बाहर ही भूल गई, दे दो जरा। मैम ये टॉवल लीजिए। तुम्हें नहीं नहाना है क्या? चलो। मधुकर गाड़ी में बिठाओ इसे, चलो। अरे आप ऐसे कैसे ले जा सकते अक्षय को? वो अभी माइनर है, मुझे अपने लॉयर से बात करनी होगी। मैडम भगवान से दुआ कीजिए कि आपके इस माइनर बेटे ने कोई मेजर कांड न किया हो, वरना एक नहीं 10 बार इसे लेकर जाएंगे। सर अगर अक्षय सच बोल रहा है तो कल्पना का कैरेक्टर वाकई सही नहीं था, और हो सकता है इसी वजह से उसका खून हुआ हो। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। एक काम करो, कल्पना का सोशल मीडिया अकाउंट और कॉल रिकॉर्ड चेक करो। अगर ये अक्षय सच बोल रहा है और कल्पना के वाकई में कहीं आशिक है तो हमें वहां मिलेंगे। सर हेमा, सुधाकर, स्वप्निल, अरे कहाँ छुप गए बेटे? बाहर निकल, अरे बाहर निकलो। काय झालं ओरडायला? हो शर्म नहीं आई मेरे बेटे को बदनाम करके? अरे तुम्हारी बहू आवारा और बच्चन थी, उसमें मेरे बेटे का क्या कसूर? और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तूने इस बदनामी में मेरे बेटे को खींचने की कोशिश की तो पूरे शहर में तेरी बहू की पोल खोल के रख दूंगी। कल्पना के बारे में अभी तक जो कुछ भी हमें पता सर, चला। मला तुम्हाला काहीतरी विचारायचं। आप मेरी बहू को एक बढ़िया बोला। सर आप मेरी बहू को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे या उसे बदनाम करने की? आप कहना क्या चाहती है? सर अक्षय और कल्पना के बॉस ने आपसे जो कुछ भी कहा उसकी सच्चाई जानने की आपने कोशिश ही नहीं की, वो साफ बच गए, उल्टा मेरी मरी हुई बहू बदनाम हो रही है। सर ठीक है, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं। कल्पना का मर्डर हुआ है, हम भी उसके कातिल को ही ढूंढ रहे हैं। इसके लिए कल्पना के जीवन में जो कुछ भी चल रहा था वो जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सिर्फ सच ढूंढ रहे हैं। हाँ तो सर सच यही है कि वो झूठ बोल रहा है। अभी तो यकीन के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि सर मैं सच जानती हूँ। हेलो सुधांशु, किस टाइप के घटिया इंसान हो तुम? हाँ तुमने मेरे फोन पे फोन किया, मैंने नहीं उठाया तो तुम लैंडलाइन पे फोन कर रहे हो? कितने बेशरम हो तुम। लिसन, मैं लास्ट टाइम वार्न करी तुम्हें, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया या फोन किया ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगी, समझे? अक्षय के बारे में आपका क्या कहना है? वो भी झूठ बोल रहा है? हाँ वो झूठ बोल रहा है, उसकी असलियत मैंने अपने आंखों से देखी है। कल्पना मी कीर्तनाला जाऊन येते ग, घर का ख्याल रखना।
बाहर निकल यहाँ, निघ बाहेर. सर माझी तुम्हाला एक विनंती आहे, अगर आप मेरी बहू को न्याय नहीं दिलवा सकते ना, लेकिन उसे बदनाम तो मत कीजिए सर. सीमा, अजीब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। कल्पना की सास हेमा बहू के चरित्र पर रत्ती भर भी शक नहीं कर रही थी। आखिर कल्पना के साथ हुआ क्या था? वो किससे मिलने गई थी जब उसका कत्ल हुआ? इन सारे सवालों के जवाब तलब करने थे। पुलिस के लिए एक बार फिर से शुरुआत करने की स्थिति पैदा हो गई थी। ये सुधांशु और अक्षय, इनसे दोबारा पूछताछ करनी होगी हमारी तरीके से। उठाकर लेकर आओ इन दोनों को। सर इतने साल बाद वो मेरे सामने आई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। कल्पना, आओ चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं। नहीं मैं चल, अरे चलो ना। मैंने कहा ना सुधांशु, मैं चली जाऊंगी। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं चाहता था कि वो वापस मेरे पास आ जाए। सच कह रहा हूं सर, मेरा उसके खून से कोई लेना देना नहीं है। घबराओ नहीं अक्षय, जो भी जानते हो सच सच बता दो सर को। सर मुझे कल्पना भाभी बहुत अच्छी लगती थी। अब सर जब भी वो घर पे अकेली होती थी मैं उनकी फोटोज खींच लेता था, और जब मुझे पता चला कि वो मर गई सर, उस दिन मैं बहुत रोया था सर। और ये शहर में मेरा मन भी नहीं लग रहा था सर, जाना चाहता था मैं कहीं और, लेकिन सर तब तक आप मेरे घर पे आ गए थे सर। एक बात साफ है कि कल्पना का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। कल्पना एक परफेक्ट औरत थी। अब सवाल ये है कि ऐसी परफेक्ट औरत को किसने मारा और क्यों मारा। एक काम करो, कल्पना के बारे में और इंफॉर्मेशन निकालो, पता करो उसका किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था या नहीं। सर, नाही तिचं कोणाशी भांडण तर नव्हतं, लेकिन बहुत दिनों से कुछ परेशान सी थी, बहुत गुस्से में थी। हेलो आई, ये सुधांशु, मतलब पूरी दुनिया छोड़ के इसको मेरी कंपनी मिली थी। मिस्टर दुबे रिटर्न को और कोई दूसरी कंपनी नहीं मिली। आई कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते बचे आई। या तो मैं स्वप्निल को इसके बारे में सब कुछ बता दूं, या तो फिर ये कंपनी ही छोड़ दूं। स्वप्निल को ये सब बात बताने की सपने में भी मत सोचना। वो सुधांशु और तेरे बीच में कुछ भी नहीं है, ये मानेगा ही नहीं बात। और दूसरी बात, नौकरी छोड़ने की भी बात सोचना नहीं। फिर स्वप्निल अगर पूछेगा तो तू क्या बताएगी उसे? देख, तू वो सुधांशु को इग्नोर कर। देख बेटा, तुला माझी शपथ है। मतलब स्वप्निल कल्पना और सुधांशु के बारे में कुछ भी नहीं जानता था? नहीं, स्वप्निल के पास कल्पना के अलावा कोई और जरिया था ही नहीं कि उसे पता चले। स्वप्निल ने मिसिंग कंप्लेंट इसलिए नहीं लिखवाई क्योंकि वो जानता था कि कल्पना कहाँ है। उसे कल्पना और सुधांशु के अफेयर के बारे में पता था, और इस महान आदमी ने कल्पना की खुशी के लिए खुद का घर भी तोड़ दिया। जिस दिन कल्पना का मर्डर हुआ था, स्वप्निल के फोन की लोकेशन क्या थी? उसके ऑफिस की। बुलाकर लेकर आओ इस स्वप्निल को और पता करो कि वाकई वो ऑफिस में था या उसका फोन ऑफिस में था और ये कहीं और था। कल्पना ने तुम्हें कभी भी नहीं बताया था कि शादी से पहले उसका और सुधांशु का अफेयर था, तो फिर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? सर क्या आपकी शादी हुई है? अब तुम मुझे शादीशुदा दुखियारे पति की कहानी सुनाओगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि एक इंसान दूसरे इंसान के साथ इतने साल बिताने के बाद हर बात बतानी जरूरी नहीं होती उस दूसरे इंसान को। कुछ बातें ऐसी होती कि अपने आप समझ में आ जाए। तो तुमने अपने ही मन से मान लिया कि सुधांशु के साथ उसका अफेयर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा एक दोस्त है जो सुधांशु को पहचानता है। वाइफ बंबई में है। हाँ, और तू यवतमाल में ऐश कर रहा है? ऐश नहीं कर रहा है यार। सुन, ऐश करने वाले लोग ना अलग ही होते हैं, वो नसीब ऊपर से लिखवा के आते हैं। किसकी बात कर रहा है? अरे कोई नहीं, अपना वो एक कॉलेज का मेरा एक दोस्त सुधांशु कॉलेज में था। कॉलेज में सबसे हॉट लड़की से प्यार हुआ, इश्कबाजी, किससे बड़े फेमस हुए इन लोगों के भाई। उसके बाद लड़की ने शादी से मना कर दिया। उसके बाद ये गया दुबई, 10 साल पैसे वैसे कमाया, दिनार में छापा, वापस आया इंडिया और यहाँ पे कॉलेज से भी हॉट लड़की से शादी कर ली।
अच्छा, हाँ, नसीब इसे बोलते हैं। वापस आता है इंडिया, यवतमल में इस कंपनी में नौकरी करता है ना। कॉलेज की वो हॉट लड़की भी वहीं काम करती है। क्या नाम क्या बताया बंदे का? अरे सुधांशु जोशी। लड़की का नाम क्या? लड़की कल्पना। दोनों के किस्से फेमस थे पूरे कॉलेज में। तो ये सारी कहानी सुनने के बाद तुम्हें गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर तुमने कल्पना को मार दिया? नहीं सर, बल्कि मैंने कल्पना को आजाद कर दिया सुधांशु के पास जाने के लिए। 10 साल बिताए मैंने और कल्पना ने, उसकी यादें ही मेरे लिए काफी है। सर, मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा? हाई मैं पुलिस स्टेशन। हाँ ठीक है, मैं तो ये तो सर, काव्या आई बाबा को बहुत परेशान करेगी, क्या मैं जा सकता हूं? ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। अगर ये अपनी बीवी से इतना प्यार करता है तो किसी और के कहने पर उससे पूछे बगैर वो मान जाता है। कुछ तो है जो ये हमसे छिपा रहा है। 24 घंटे नजर रखना इस पर। सर, पुलिस के शक की सुई अब स्वप्निल देशमुख पर आकर अटक गई थी, पर मुश्किल ये थी कि उसके खिलाफ कोई सुराग नहीं था। जब कल्पना का खून हुआ तो मोबाइल लोकेशन के मुताबिक स्वप्निल ऑफिस में था और कल्पना कहां और क्यों गई थी इसका कोई खुलासा नहीं हुआ था, क्योंकि उसका फोन ऑफिस में स्विच ऑफ हुआ था और उसके बाद से फोन गायब था। पुलिस ने कल्पना का फोन तब से ही सर्विलेंस पर डाला हुआ था, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। पर आखिरकार पुलिस की सूझबूझ काम आई और अब शायद इस केस को दिशा ही नहीं बल्कि मंजिल भी मिलने वाली थी। सर, कल्पना का सेल सर्वेलेंस पे डाला था, आज सुबह ही ऑन हुआ। इसके पास मिला तो इसे फौरन ले आए। पहले ये बता, ये फोन तेरे पास आया कहाँ से? ये फोन मुझे कांचा ने बेचा था। कांचा कौन है? कांचा उधर आरडी बंगलो का केयरटेकर है साहब, मेरी दुकान पे आता जाता रहता है। आज मुझे उसने मोबाइल बेचा 5000 रुपये में। उसने तुझे बताया था ये फोन उसको कहाँ से मिला? नहीं साहब। ठीक है, सुनो। जी साहब जी, क्या हुआ? ये मोबाइल तुमने बेचा था गिरीश को? जी साहब जी, मैंने बेचा था। कहाँ मिला था तुम्हें ये? साहब जी, हमारा मालिक ये बंगलो रेंट पर देते, पार्टी शार्टी चलते रहता है, लड़का लड़की आते उनको भी भाड़ा पर देते। एक साहब जी मेम साहब जी आए थे, वो लोग जाने के बाद मैं साफ सफाई कर रहा था तो सोफा को नीचे वो मोबाइल मिला। मैं सोचा जिसको है उसको लौटा दूँ, ऑन करना कोशिश की, ऑन हुआ ही नहीं। फिर मैं गिरीश के पास चले गया और गिरीश बोले कि 5000 मिलेगा। मैं थोड़ा लालच में आ गया था साहब जी। यही औरत थी? जी यही मैम साहब जी। ये आया था? नहीं साहब। ये आया था? नहीं, इसके साथ भी नहीं आई थी। ये? हाँ साहब जी, इसके साथ आई थी मैं। सर मारो मत सर, मारो मत, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। अभी तक बहुत कहानियां सुनाई तूने, लेकिन अब कोई भी कहानी नहीं सुनूंगा। अब सिर्फ सच सुनना है मुझे। चल शुरू हो जा। बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। उमेश मेरा पुराना दोस्त, उस दिन हम मिले, पी रहे थे, तब बातों ही बातों में पता चला कि कल्पना का कॉलेज के टाइम से अफेयर था। ये बात मेरे मन में घर कर गई। जब मैंने पता लगाया तब तो मुझे पता चला काफी सालों से उनका अफेयर था। फिर वो चला गया और कल्पना ने मुझसे शादी कर ली। वो फिर से उसके लाइफ में आया और कल्पना ने मुझे बताया तक नहीं, और मैं उस पर नजर रखने लगा। मेरा शक और गहरा होता गया जब मुझे कल्पना ने बताया। तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी? क्या? तुम फिर से पापा बनने वाले हो। आई एम सो हैप्पी। तुम माँ बनने वाली हो? हाँ। कल्पना, ये कैसे हो सकता है? हम प्रोटेक्शन यूज करते हैं, तुम्हें मालूम है ना? हो जाता है ना कभी कभी। तुम इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? मैं रिएक्ट कर रहा हूं? देखो, मेरी बात सुनो। ये हम दोनों का
नहीं, ये तुम्हारा डिसीजन था कि तुम्हें एक ही बच्चा चाहिए। सो इस बच्चे को तुम अबॉर्ट कर दो। हमें नहीं चाहिए ये बच्चा। क्या अबॉर्ट? तुम पागल हो गए हो? मुझे ये बच्चा चाहिए और मैं अबॉर्ट नहीं कर रही हूँ। मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। तुम्हें हो क्या गया है? तुम क्यों पागल जैसी बात? आई एम वेरी क्लियर, आई डोंट वांट दिस चाइल्ड। लेकिन मुझे ये बच्चा चाहिए। मुझे नहीं चाहिए। उस बच्चे को, नाजायज बच्चे को वो उल्टा मेरा नाम देना चाहती थी, तभी मैंने डिसीजन लिया। और बर्दाश्त नहीं करूंगा, सब खत्म कर दूंगा मैं। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से बात की। अपनी गलती सुधारने के लिए मैं तुम्हें आज डेट पे ले जाना चाहता हूँ। उस दिन कल्पना को मैंने एक नई ड्रेस खरीद के दी। फिर मैंने उसे फोन किया और मेरे साथ डेट पर चलने के लिए मना लिया। मैंने उसे कहा कि आज हम दोनों वक्त बिताएंगे, सो मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने उसे कहा कि वो अपना मोबाइल ऑफिस में ही स्विच ऑफ कर दे और मैं अपना मोबाइल ऑफिस में ही छोड़ दूंगा। वो निकली थी घर से साड़ी पहन के, पर उसने ऑफिस में मेरी गिफ्ट दी हुई वेस्टर्न ड्रेस पहन ली। उसे एक बार मैं सरप्राइज देना चाहता था सर, लास्ट सरप्राइज, और हमेशा के लिए खुद को और कल्पना को इस घुटन से आजाद कर देना चाहता था। अरे क्या कह रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें, एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं तुम्हें। अच्छा क्या है? दिखाओ तो सही। पेशेंस रखो। कर क्या रहे हो तुम? अरे मैंने कहा था ना, एक बड़ा सरप्राइज। स्वप्नी, तुमने मुझसे एक सवाल पूछा था, मेरी शादी हुई है कि नहीं? हाँ, हुई है मेरी शादी। एक पुलिस के नाते नहीं, पर एक पति और इंसान के नाते तुम्हें बताता हूं। पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास का रिश्ता होता है, भरोसे का रिश्ता होता है। तुम चाहते तो इस विश्वास के रिश्ते को आगे बढ़ा सकते थे, और शक इतना ही गहरा था तो बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा सकते थे। लेकिन नहीं, तुमने जुर्म का रास्ता अपनाया। जो जुर्म तुमने किया है उसकी सजा तो तुम्हें कानून देगा ही, लेकिन एक सजा मैं तुम्हें अभी सुना रहा हूं। तुम्हारी बीवी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था। उसके पेट में जो बच्चा था वो नाजायज नहीं, बल्कि वो तुम्हारा बच्चा था। अब जिंदगी भर इसी पश्चाताप के आग में जलते रहना कि तुमने सिर्फ अपनी बीवी का ही नहीं, बल्कि होने वाले बच्चे को भी मार डाला है। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। पेट्रोल लीक हो रहा है। अरे ये कैसे लीक हो गया पेट्रोल? अरे बिट्टू ये पेट्रोल, अरे बिट्टू चॉकलेट नहीं, अरे चॉकलेट बिट्टू रोक। बिट्टू नहीं रुकेगा अंकल। इस चॉकलेट का पैसा पापा के अकाउंट में लिख देना। आज चॉकलेट चुराई है, कल लूट करेगा, परसों डाका डालेगा। तू यही सब करने के लिए पैदा हुआ है। अरे क्या बोले जा रहे हैं? बच्चा है, क्यों बात का पतंगड़ बना रहे? चल बिट्टू। रुक, ये बच्चा नहीं है, ये हमारा बाप बन गया है और इसकी जिम्मेदार हो तुम। तुमने इसकी सारी बुरी आदतों पे पर्दा डाल के रखा है। कभी खुद की आदतों को देखा है?
अरे क्या बकवास कर रही तुम ये? बच्चे के सामने मुंह मत खुलवाओ मेरा, सब पता है कितने पानी में हो। कुछ चाहिए आपको? वो मुझे प्रेगनेंसी टेस्ट किट चाहिए। क्या प्रेगनेंसी टेस्ट किट? वो मेरी दीदी के लिए। ओके ठीक है, मैं लाता हूँ। गरम पूरी लेकर आती हूँ। बड़ी देर लगा दी स्कूल से आने में, काम पर नहीं जाना है क्या? वो हम सहेली से नोट्स लाने गए थे, इसीलिए लेट हो गए। बस बहुत हो गया पढ़ाई का नाटक। पढ़ लिख कर होगा क्या? आज अपने पापा का हाथ बटाएगी तो कल को तेरे शादी के ही काम आएगा ना। और तू ही बता, अरे देखा कैसे बिना जवाब दिए चली गई। इसकी अकल ऐसे ठिकाने नहीं आएगी। अगर 2 लाइन गाढ़ी हो जाए तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। रश्मि, ओ रश्मि, अरे कर क्या रही इतनी देर से अंदर? आई दादी। जल्दी निकल, तुझे काम पे लेट हो जाएगा। बिट्टू, बिट्टू। वर्मा जी, बिट्टू को देखा क्या? नहीं मैडम जी, बिट्टू तो आज ही आने ही है। कहाँ चला गया ये लड़का? बिट्टू, बिट्टू। नमस्कार, आदाब। मैं इंस्पेक्टर आदिल खान, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस केस का जिक्र मैं करने वाला हूं वो मध्य प्रदेश के खंडवा का था। 9 साल के बिट्टू और उसके माँ बाप की जिंदगी में एक जुर्म ने दस्तक दी थी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा बिट्टू, मैंने उसको ढूंढने की बहुत कोशिश की, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब घबराइए मत, आराम से बताइए। वो दोपहर में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। उसके बाद से मैंने उसको हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। किसके साथ खेल रहा था? अंकल, हम और बिट्टू क्रिकेट खेल रहे थे दोपहर में। चल मेरी बैटिंग है, चल फील्डिंग कर। अरे नॉट आउट है ना, उसने आगे से बॉल मारा। चल चल चल, मैं आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? अरे सुसु आ रही है बेट। लेकिन बिट्टू वापस आया नहीं। हमें लगा कि उसकी फील्डिंग की बारी आई, तो सुसु का बहाना करके घर चले गया। कहाँ खेले तुम लोग? बिट्टू तो उधर गया था झाड़ी के पीछे टॉयलेट करने के लिए। आसपास लोगों से पता करो, शायद किसी ने कुछ देखा हो। विनीता, बिट्टू को कुछ पता चला? मिल गई फुर्सत तुम्हें आने की। क्या बात कर रही हो तुम? हाँ, तुमने जैसे ही मुझे इन्फॉर्म किया सीधा मैं चला आया हूं। सर, बिट्टू को कुछ पता चला? आप? जयदेव, बिट्टू का पापा। देखिए, मिल जाएगा आपका बच्चा, हम ढूंढ रहे हैं। उसे गायब हुए 7-8 घंटे हो गए। क्या कभी वो इतनी देर घर से बाहर रहा है? नहीं सर। पर क्या आपको किसी पर शक है जो बिट्टू को गायब कर सकता है? वो मोनू,
जो आज मेरे बच्चे के साथ खेल रहा था इंस्पेक्टर साहब। मोनू वो बच्चा? बच्चा नहीं है, एक नंबर का बदमाश है वो, और उसकी माँ भी कोई कम नहीं है। इंस्पेक्टर साहब अभी कुछ दिन पहले ही उस मोनू ने मेरे बेटे को बहुत मारा था। तू कैसे हाथ लगा रहा मेरे बेटे को? हाँ, तू थप्पड़ लगाऊंगी का? बेटा तुझे लगी तो नहीं ना? तो अगली बार से इसे लड़ाई की ना तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि हाथ रखेगा, समझा? अरे मेरे बेटे को कैसे मार रही है तू? तेरी हिम्मत कैसे है मेरे बेटे को मारने की? संभाल के रख अपने बेटे को, अगर इतना ही प्यार है तो, समझी? तो मेरे बेटे को तू मारेगी तो मैं देखती रह जाऊंगी? इतनी अकल है तेरे अंदर, पता कुछ है नहीं हो रहा कि बवाल कर। क्या तमाशा कर रही तुम? उस झगड़े के बाद से मेरे और मोनू की माँ की बातचीत बंद है। हालांकि मेरा बेटा खेलता है उस मोनू के साथ, लेकिन ये बात उसकी माँ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक नंबर की चालाक औरत है वो। मुझे तो लगता है इंस्पेक्टर साहब उसी ने बच्चों के साथ मिलकर मेरे बिट्टू को गायब किया है। मुझे पता था सर, वो मुझ पर ही शक करेगी। मैं इतनी गई गुजरी नहीं हूँ सर कि इतनी छोटी सी बात पर किसी भी बच्चे के साथ कोई गलत काम करूंगी। बात छोटी जरूर थी, लेकिन इतनी बढ़ गई कि बिट्टू की माँ के साथ आपने हाथापाई की। हाथापाई? मैंने? सर उसने हाथापाई शुरू की। तो खत्म आपने की होगी उसके बेटे को गायब करके। देखिए अगर कुछ भी छुपा रही हैं तो साफ साफ बता दीजिए। सर मैं आपसे कह रही हूँ ना, मैं कुछ नहीं छुपा रही हूँ। ये मोनू की माँ देखने से चालाक लग रही है सर, पर क्या वो ऐसा करेगी? हो सकता है बिट्टू की माँ का शक सही हो। इस लेडी के बारे में पता करो। सर इन्होंने बिट्टू को ग्राउंड के पीछे वाले रास्ते में किसी आदमी के साथ जाते हुए देखा था। कौन आदमी? साहब वो आदमी कौन था ये तो नहीं मालूम, पर शायद बिट्टू उसको जानता था, क्योंकि मैंने खुद उसको उसके साथ जाते हुए देखा। दिखता कैसा था वो आदमी? उसका हुलिया याद है? साहब इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, पर हाँ वो ब्लू कलर की शर्ट पहने हुए था। कहाँ जा रहे बिट्टू? अंकल मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे तू घर चला जाएगा तो इतने सारे चॉकलेट तुझे कौन देगा, समझे ना? नहीं अंकल, पर मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। चुपचाप बैठ इधर। खंडवा से बिट्टू को गायब हुए 10 घंटे गुजर चुके थे और बिट्टू का पता लगाने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, और तभी हम एक जंगल के पास बिट्टू की लाश मिली। सिंह ये जंगल वाला एरिया है, अच्छी तरह से पूरे जंगल छान मारो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। हाँ सर आइए सर, बिट्टू की लाश है, बहुत बूटा मर्डर है। इतने छोटे से बच्चे को इतनी बुरी तरह कत्ल किया गया, जरूर किसी ने दुश्मनी निकाली। सर बिट्टू की माँ ने मोनू की माँ पे शक जताया था, पर बिट्टू को तो उस ब्लू शर्ट वाले आदमी के साथ देखा गया था, और उस आदमी के बारे में अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला है। हो सकता है इस ब्लू शर्ट वाले का बिट्टू की माँ से कोई कनेक्शन, या इसके पेरेंट्स की बैकग्राउंड में कोई ऐसा हो जिसका ये सब करने के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव हो। बिट्टू के पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जीजा जी आई। इतना सब अचानक हो गया और ऐसे वक्त में हम लोग तुम्हारे साथ नहीं थे। पर विनीता कहाँ पर है? पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? किस लिए? शायद पुलिस को उससे कुछ बात करनी थी। अरे पर पुलिस उसको मिलना क्यों चाहती है और तू उसके साथ गया नहीं? दीदी अब विनीता को मेरे साथ खड़े होने में प्रॉब्लम है। उसे लगता है कि मैंने कभी बिट्टू के लिए कभी कुछ किया ही नहीं। सुन, तू ये सब बातों को हल्के में मत ले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसकी वजह से पुलिस तुझे परेशान करना शुरू कर दे। बिट्टू के फादर जयदेव के बारे में कुछ पता चला सर। जयदेव कॉस्मेटिक ट्रेनिंग का बिजनेस करता है और बिजनेस टूर पे कई दिन बाहर भी रहता है। जयदेव को जानने वाले लोगों ने बताया कि काफी रंगीन मिजाज का आदमी है ये। जयदेव का अफेयर है किसी से? अफेयर है या नहीं ये अभी क्लियर नहीं है, पर जयदेव के कॉल रिकॉर्ड्स में कई सारी फीमेल क्लाइंट्स का नंबर है। और तो और सर, जब आस पड़ोस में इंक्वायरी की तो पता चला कि जयदेव की पत्नी भी उस पर शक करती है, और मोनू की मदर विडो है, और जयदेव की पत्नी को लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ है। श्वेता, श्वेता यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। बस 2 मिनट। हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे रश्मि, श्वेता, श्वेता देखो रश्मि क्या हुआ? रश्मि क्या हुआ उसको? रश्मि क्या हुआ सर? पता नहीं। रश्मि हेलो
क्या हुआ मैडम? कैसी है रश्मि? वो प्रेग्नेंट है। क्या? तुम्हारी बेटी पूरे 3 महीने से प्रेग्नेंट है, तुम्हें पता ही नहीं? देखो सज्जन, गरीब थी इसलिए काम पे रख लिया। अपनी बेटी को अपने घर पे ही रखो, मुझे ऐसे लड़के को काम पे नहीं रखना। विनीता जी, दोषी कोई भी हो, इंसाफ होगा। लेकिन इतना पक्का है कि बिट्टू किसी ब्लू शर्ट वाले आदमी के साथ गया, और ये जो भी था बिट्टू उसे अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि बिट्टू अपनी मर्जी से उसके साथ गया। अब ये आदमी कौन हो सकता है? सोच के बताइए, कभी कोई ऐसा हादसा हुआ हो आपके साथ, आपके पति के साथ, किसी रिश्तेदार के साथ या बिट्टू के साथ? इंस्पेक्टर साहब, कोई हादसा जैसा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले बिट्टू जब घर आया था उसके हाथ में बहुत सारी चॉकलेट्स थी। बिट्टू बिट्टू कहाँ गया था और इतनी सारी चॉकलेट कहाँ से लाया? अरे मम्मी, वो अंकल ने दिए। कौन से अंकल? अरे वो पापा के दोस्त थे ना, उन्होंने दिए। तो बिट्टू अपने पापा के किस दोस्त की बात कर रहा था? मैंने उससे पूछा, लेकिन बिट्टू ने मुझे कुछ बताया नहीं। बाद में मैंने इसके बारे में जैसे भी पूछा, लेकिन उनको भी कुछ आइडिया नहीं था। देखिए विनीता जी, हालांकि आपने हमें इस बारे में खुद कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी हमें पता चला है कि आपको शक है कि मोनू की माँ और आपके पति के बीच कुछ। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मुझे मेरे पति के बारे में शक है। कांड का ढिंढोरा पीटने के लिए क्यों मारा थे उसको? अरे माँ, कहीं का नहीं छोड़ा इस लड़की ने, हमें मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। 3 महीने से पेट से। रश्मि, ये सब क्या है रश्मि? बोल रश्मि, किसका पाप है ये? अरे मेरी तरफ क्यों देख रही है? हाँ, मेरी तरफ क्या देख रही है? तुझे पता ना तेरी माँ क्यों मरी थी? हाँ? बोल। विवेक का पापा नहीं? विवेक के साथ मुंह काला करा है तूने। मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, जान से मार दूंगा। उसने कुछ नहीं किया, इसको कुछ मत कहना। तो फिर कौन है? किसका पाप अपने पेट में लेके घूम रही है तू? बता रश्मि, बता। अरे बोल क्यों नहीं रही है? किसका पाप है ये? सर, बिट्टू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बिट्टू की मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई है। उसके पेट को सर्जिकल नाइफ से काटा गया था। सर्जिकल नाइफ? जी हाँ सर। बिट्टू की बॉडी से लिवर और किडनी दोनों गायब है। बॉडी को काटने से पहले बिट्टू को बेहोश किया गया था। उसकी फूड पाइप में चॉकलेट के ट्रेसेस मिले, शायद उसे चॉकलेट में कुछ मिलाकर दिया गया था। मतलब बिट्टू को चॉकलेट खिलाकर पहले बेहोश किया गया, फिर उसके ऑर्गन निकाले गए। देखने से तो ऐसा लग रहा है सर, ये मामला ऑर्गन स्मगलिंग रैकेट से जुड़ा है। लेकिन कुमार, इससे पहले अपने एरिया में ऐसा कोई केस नहीं हुआ। भले ही पेट काटने के लिए सर्जिकल नाइफ का इस्तेमाल किया गया, लेकिन जिस तरह से पेट काटा गया वो काफी अटपटा है। पोस्टमार्टम डॉक्टर का भी कहना है कि जिसने पेट काटा हो सकता है मेडिकल फील्ड से ना हो। लेकिन सर, ऑर्गन तो निकाले गए हैं। तो हो सकता है जानबूझ के सर्जिकल नाइफ से पेट काटा गया ताकि हमारी तहकीकात को भटकाया जा सके। खंडवा में जितनी मेडिकल शॉप हैं सब जगह पता करो पिछले दिनों किस किस को सर्जिकल नाइफ बेचे गए। ओके सर। एक अजीब बात पता चली है सर, बिट्टू की एक बुआ है सिमरन। बिट्टू के गायब होने के ठीक 1 दिन पहले सिमरन और उसका पति तीर्थ पे उज्जैन चले गए थे। तीर्थ? जी हाँ सर। पता चला है कि उनका कोई बच्चा नहीं है और उसी के लिए वो दोनों यहाँ वहाँ पीर फकीर से मिलते रहते हैं। तो तुम्हें लग रहा है कि बिट्टू की मौत के पीछे ऑर्गन स्मगलिंग नहीं, कोई तंत्र मंत्र का चक्कर? अभी तक कुछ क्लियर नहीं है सर। अगर हम तहकीकात करेंगे तो शायद कुछ निकल आए। ठीक, सिमरन और उसका पति दोनों की डिटेल निकालो। ओके सर। सर, माना कि हमें बच्चा नहीं है, पर बच्चा पाने के लिए हम बिट्टू को तंत्र मंत्र की बलि क्यों चढ़ाएंगे? तो बिट्टू के गायब होने के ठीक 1 दिन पहले आप दोनों शहर से बाहर क्यों गए थे? पूजा पाठ कराने गए थे। तंत्र मंत्र तो हम मानते ही नहीं है। आप बेकार में हम पे शक जता के अपना और हमारा समय खराब कर रहे हैं।
डॉक्टर साहब, उसका अबॉर्शन हो जाएगा ना? देखो, उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने से ऊपर हो गया है और इतनी कम उम्र में अबॉर्शन करवाना कितना रिस्की हो सकता है पता है तुम्हें? लेकिन डॉक्टर साहब, अभी उसकी शादी भी नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर रश्मि का अबॉर्शन करवाएंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। देखो, रश्मि को ये बच्चा कैरी करना ही पड़ेगा। रश्मि इस केस का वो चेहरा थी जो उस वक्त हमारी नजर में नहीं आया था, लेकिन रश्मि का इस केस से एक चौंका देने वाला कनेक्शन था, जिसके तार बिट्टू के मर्डर से भी जुड़े थे। लेकिन इससे पहले इस केस में एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आया। तो आपने देखा था बिट्टू किसी अंकल के साथ गया था? हाँ, कौन अंकल? फिल्म वाले अंकल। फिल्म वाले अंकल? हाँ अंकल, लेकिन मैं उनको नहीं जानता। उस दिन जब बिट्टू टॉयलेट करने गया था फिर वापस नहीं आया, तो मैं उसे देखने गया, वो फिल्म वाले अंकल के साथ जा रहा था। अरे बिट्टू कहाँ जा रहा है? खेलना नहीं है? अरे नहीं मोनू, मैं इन फिल्म वाले अंकल के साथ जा रहा हूँ। वो फिल्म वाले अंकल दिखते कैसे थे? पहना क्या था उन्होंने? ब्लू शर्ट पहना था। और कुछ याद है? नहीं। सर, लग तो ऐसे रहे कि मोनू की मां कहानी बना रही है, क्योंकि सबको पता है कि हम उस ब्लू शर्ट वाले आदमी को ढूंढ रहे हैं। शायद हमें भटकाने के लिए उस ब्लू शर्ट वाले आदमी को अब फिल्मी अंकल का नाम दिया गया है। मुझे लगता नहीं है सर ये फिल्म वाला कोई अंकल होगा। पर ब्लू शर्ट वाला तो है ना, जो उस दिन बिट्टू को अपने साथ ले गया। बिट्टू के दोस्तों से एक बार फिर से पूछताछ करो, वो इस फिल्मी अंकल के बारे में क्या बोलते हैं। सर, आईसी केयर हॉस्पिटल के पास के केमिस्ट शॉप से सरस्वती नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी के प्रेस्क्रिप्शन को दिखा के उसके लिए सर्जिकल नाइफ खरीदा गया था। उसकी डिलीवरी ऑपरेशन होने वाली थी, पर मैंने पता किया सर, उस हॉस्पिटल में सरस्वती नाम की कोई भी लेडी भर्ती नहीं हुई थी। आंटी, 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 ये रश्मि और उसके घर वाले अचानक कहाँ चले गए? मतलब कई दिनों से ताला लगा हुआ है। वो रश्मि के पापा को नई नौकरी लगी ना खंडवा में, तो सब लोग वहीं शिफ्ट हो गए। अच्छा आंटी, एक और बात, ये आपको पता है कि खंडवा में कहाँ रहते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है। 4 से 5 महीने का पेट हो गया तेरा। अरे कम से कम पहले मुझे बता देती, तुझे ये पाप तो ना ढोना पड़ता। अरे कहाँ खो गई है तू? जो मैं बोल रही हूँ सुन रही कि नहीं? ध्यान रखना, एक तो तुझे यहाँ किसी से कोई बात नहीं करनी, और कोई कुछ पूछे भी ना तो बताना कि तू 18 साल की है, शादीशुदा है और तेरा पति मुंबई में नौकरी करता है। समझी? समझी ना? दादी, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे माँ, शादीशुदा लगने के लिए सिंदूर लगाना जरूरी है। अब माँ तू जल्दी मेरे लिए खाना लगा दे जा। कोई चालाकी मत करना, पता है ना तेरी माँ कैसे मरी थी? सर, ये मेरी बहू डॉली है, ये कहीं मिल नहीं रही सर। कब से मिसिंग है? सर, आज सुबह जब मैं सत्संग के लिए निकल रही थी तो डॉली घर पे ही थी। बहू, सत्संग से आके फलहार करना है मुझे, सब तैयारी रखना। जी माँ जी। और जब मैं सत्संग से वापस आई सर तो घर पे डॉली नहीं थी। आपके और डॉली के अलावा घर पे और कौन कौन रहता है? सर, मैं और मेरी बहू घर में अकेली रहते हैं। डॉली का हस्बैंड? सर, मेरा बेटा भोपाल में जॉब करता है, वो वहीं रहता है। सर, आप प्लीज पता कीजिए डॉली के बारे में। डॉली प्रेग्नेंट है सर। डॉली प्रेग्नेंट है? हाँ सर, तभी तो ऐसी हालत में वो इतनी देर तक बाहर नहीं रह सकती सर। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है।
आप कुछ भी कीजिए सर, लेकिन मेरी बहू को ढूंढ दीजिए। इनके घर के आसपास पता करो, शायद डॉली को किसने जाते हुए देखा हो। और ये भी पता करो कि डॉली का फोन कहाँ स्विच ऑफ हुआ था। तब तक मैं केमिस्ट से मिलता हूँ। सर। सर, मैंने डॉली को दोपहर में घर से बाहर जाते हुए देखा था। डॉली कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। मैं कैसे वापस कब आई? अभी 2 ही दिन हो गए। आपने बताया डॉली 2 दिन पहले अपने मायके से आई थी। उसका कोई इशू था क्या अपने ससुराल वालों से? जी सर, डॉली का अपने पति और अपने सास के साथ में बहुत झगड़ा होता था। पिछले 6 महीने से डॉली अपने मायके रहती थी। हाँ माँ, पुलिस ने क्या बोला? बोलना क्या था, कंप्लेंट लिख ली है। लेकिन ये बता कि तू कब आ रहा है? पुलिस का तो तुझे पता है ना, सब पता कर लेगी कि हमारा उसके साथ झगड़ा था। मुझे तो डर लगने लगा कहीं उल्टे सीधे सवाल करना शुरू कर दिया तो। यस सर, इस सरस्वती नाम के पेशेंट के लिए सर्जिकल नाइफ इसी दुकान से खरीदा गया था। और ये सर्जिकल नाइफ खरीदा किसने था? सर, एक ऑटो वाला था। चूंकि वो अपने ही ऑटो से आया था इसलिए मुझे याद है। ये ले लो। ये क्या लिखा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ नहीं लिखा है डॉक्टर ने। देखो, मेरे भी पेट से है, समझे ना। उसी का कुछ ऑपरेशन का लिखा होगा, समझे ना। उस ऑटो वाले को पहले कभी देखा था आपने? नहीं सर, लेकिन बहुत अजीब आदमी था सर। हर बात पे समझे ना ऐसे बोलता था। और एक बात सर, उसके ऑटो के पीछे एक फिल्म स्टार का पोस्टर लगा हुआ था। अरे अब भी किताब लेके बैठी है? अब क्या फिर से स्कूल जाने का इरादा है तेरा? पापा आप कुछ भी कर लो, अब मुझसे मेरे सपना नहीं छीन सकते। अरे जाग मुसाफिर, भोर भाई, सपने से बाहर आ। तेरे इस पेट के बच्चे ने तेरी और मेरी दोनों की किस्मत बदल दी है। यही सच है, इसका ध्यान रख। तेरे को कितनी बार बोला है खिड़की बंद रखा कर, ऐसे ही बैठ जाती है यहाँ पे। ज्यादा ममता ना कर इस पाप की निशानी की। पाप तो पापा ने किया है दादी, माँ को भी। फिर से शुरू हो गया उस फालतू बातों को लेकर। अपने दिमाग से निकाल दो सब बातें और चल रसोई माँ, मेरी मदद कर। एक ऑटो वाले ने सर्जिकल नाइफ खरीदा और उस सर्जिकल नाइफ से बिट्टू का कत्ल कर दिया। एक 9 साल के बच्चे के साथ ऑटो वाले का क्या कनेक्शन हो सकता है? बिट्टू के दोस्त मोनू का कहना है उस दिन जब बिट्टू टॉयलेट करने गया था फिर वापस नहीं आया, तो मैं उसे देखने गया, वो फिल्म वाले अंकल के साथ जा रहा था। और जिस ऑटो वाले ने सर्जिकल नाइफ खरीदा उसके ऑटो के पीछे भी किसी फिल्म स्टार का पोस्टर था। तो हो सकता है ये ऑटो वाला ही वो फिल्म वाला अंकल जिसने बिट्टू के चॉकलेट खाने की कमजोरी का फायदा उठाया, उसे किडनैप किया और उसे मार डाला। सारे ऑटो स्टैंड पर उन ऑटोज के बारे में पता करो जिनके पीछे किसी फिल्म स्टार का पोस्टर हो। और बिट्टू के माँ बाप से पूछो क्या वो किसी ऐसे ऑटो वाले को जानते हैं। बिट्टू तो रहा नहीं, अब तो मुझे भी छोड़ दोगे। और उसके बाद उस औरत के साथ। अरे चुप हो जाओ विनीता, जो मर्जी कुछ भी बोल रही हो तुम। चिल्लाकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारा मोनू की माँ के साथ या बाकी औरतों के साथ क्या है। घृणा आती है मुझे तुमसे, धोखा दिया है तुमने मुझे।
हाँ बोलिए। सर इस एरिया में ऐसे किसी भी ऑटो वाले का पता नहीं चला है जिसके ऑटो के पीछे फिल्म स्टार का पोस्टर हो, और ना ही बिट्टू से जुड़े किसी ऐसे आदमी का पता चला है जो किसी ऑटो वाले को जानता हो। तो हो सकता है वो किसी दूसरे एरिया का, बाकी एरियाज में पता करो। सर बुद्धनगर पुलिस को इस औरत की लाश मिली थी। इसकी लोअर बॉडी पूरी तरह से डैमेज थी। ये तो डॉली लग रही है। जी हाँ सर, लेकिन बुद्धनगर पुलिस ने बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई थी। डिटेल रिपोर्ट आना भी बाकी है, पर उनका कहना है कि ये लेडी प्रेग्नेंट नहीं थी। शक्ल तो डॉली की लग रही है। डॉली मिसिंग है, लेकिन डॉली प्रेग्नेंट थी। डॉली की सास और पड़ोसियों ने यही कहा था। कहानी को समझ में नहीं आ रही है सर। डॉली के मायके से पता किया तो पता चला कि डॉली की अपनी सास से ही नहीं, अपने पति से भी नहीं बनती थी। डॉली का पति उसे डिवोर्स देने वाला था, फिर अचानक से उन दोनों के बीच पैचअप हो गया। सब बोल रहे हैं कि इसकी वजह डॉली का बच्चा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉली फेक प्रेगनेंसी का नाटक करके अपने हस्बैंड से ज्यादा इल्म नहीं चाहती थी, इसलिए उसके हस्बैंड ने पैचअप कर लिया। लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि ये प्रेग्नेंट नहीं है तो उन लोगों ने डॉली को मार दिया। सर आप कुछ भी आरोप लगा रहे हैं हम पर। डॉली प्रेग्नेंट थी सर। डॉली प्रेग्नेंट नहीं थी, लाश मिली है उसकी। क्या सर, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो किसी और की लाश होगी। ये है जिसकी लाश हमें मिली। देखो कौन है, आपकी बहू और आपकी वाइफ डॉली है ना। अब बोलो क्या कांड किया इसके साथ। सर हमने कोई कांड नहीं किया सर, हम तो खुद हैरान है ये सब जान करके सर। और सर डॉली प्रेग्नेंट थी। अगर आपको अब भी यकीन नहीं आता सर तो आप डॉली के डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कौन डॉक्टर? सर अग्रवाल मैटरनिटी के डॉक्टर अग्रवाल। अरे रश्मि पानी देना। अरे कब आए तू? बस अभी आया। रश्मि पानी दो। अरे सो रही होगी अंदर। अरे ऐसे कैसे सो रही है? आंखों से सो रही, कानों से तो सुन रही होगी। रश्मि मैं लेके आती। नहीं मैं जाता। रश्मि अरे रश्मि कहाँ है? सर ये डॉक्टर अग्रवाल वही डॉक्टर है जिस पर पहले भी बच्चे एक्सचेंज करने के आरोप लग चुके हैं। अब ये डॉक्टर अग्रवाल ही हमें सुनाएगा डॉली की प्रेगनेंसी की असली कहानी। चलो सर डॉली प्रेग्नेंट थी और 2 महीने पहले उसका मिसकैरेज हो गया था। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये सब बातें मैं उसके घर वालों को ना बताऊं। लेकिन वो लगातार तेरे पास आ रही थी। हाँ सर, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो झूठे प्रेगनेंसी का नाटक क्यों कर रही है। सुन ज्यादा होशियारी मत कर, तेरी पूरी कुंडली निकाल के हम आए। ये बता कि डॉली की फेक प्रेगनेंसी में तेरा क्या रोल था? सर वो मुझे उसने एक बच्चे का बंदोबस्त करने के लिए कहा था। ऐसे बंदोबस्त उन्होंने पहले भी किए होंगे, है ना? डॉली को किसका बच्चा देने वाला था? सर कुछ टाइम पहले हमारी क्लिनिक में एक लड़की आई थी सर, जिसकी उम्र काफ़ी कम थी और उसका बाप चाहता था कि मैं उसका अबॉर्शन करूं। देखो उसकी प्रेगनेंसी को 3 महीने से ऊपर हो गया है और इतनी कम उम्र में अबॉर्शन करवाना कितना रिस्की हो सकता है पता है तुम्हें? डॉक्टर साहब अभी उसकी शादी भी नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर रश्मि का अबॉर्शन करवाएंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। देखो रश्मि को ये बच्चा कैरी करना ही पड़ेगा। पर सर देखो तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए ना? नहीं। लेकिन अपनी बेटी से अगर बच्चा कैरी करवाओगे तो मेरे पास ऑफर है। सर मैंने उसके बाप को 5 लाख देने का ऑफर किया सर और वो मान भी गया। डॉली की फेक प्रेगनेंसी की कहानी तो तूने सुना दी। अब ये बता कि डॉली के मर्डर से तेरा क्या लेना देना? सर मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर। सर डॉली डॉक्टर से 12 तारीख को मिली थी और 12 तारीख को ही वो गायब हो गई थी। हो सकता है डॉक्टर अब भी कुछ छुपा रहा है। इसे थाने बुलाओ, वहां से ठीक से पूछताछ करते हैं और इसके क्लिनिक के सीसीटीवी फुटेज में चेक करो क्या डॉली वाकई उस दिन उससे मिलने आई थी या नहीं। सर और वो लड़की रश्मि, उसे और उसके बाप को दोनों को थाने बुलाओ। अरे आई क्या रश्मि? अरे आस पड़ोस में सब जगह ढूंढ रही है, कहीं कोई पता नहीं चला। तो तुमको देखना सज्जन जी। रश्मि कहाँ? सर आप लोगों के आने से पहले हम उसी को ढूंढ रहे थे। वो
पता नहीं अचानक कहाँ गायब हुई। खैर रश्मि को तो हम ढूंढ लेंगे। तू बता, तो रश्मि को लेके डॉक्टर अग्रवाल के पास गया था ना? अब तू बोलेगा या मैं बोलूं? सर हम तो अबॉर्शन करवाने ही गए थे सर, लेकिन डॉक्टर अग्रवाल ने बोला कि अबॉर्शन नहीं हो सकता है। रश्मि की जान को तो खतरे में नहीं डाल सकते थे ना, इसलिए मैंने उनका ऑफर मान लिया। तो तेरी नाबालिग बेटी को प्रेग्नेंट किसने किया? किसने किया? बोल सर उसका रेप हुआ था सर। रेप? रश्मि ने खुद बताया था रेप के बारे में। वो जहां काम करती थी उसका मालिक और उसके दोस्त ने उसके। यार राहुल, तूने अच्छा किया तो घर पे आ गया। जब श्वेता नहीं होती ना, दारू पीने का मजा ही अलग होता है। चीयर्स। और कुछ चाहिए आप लोगों को? ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या हो गया? सैलरी मैं देता हूँ तुमको, कुछ पैसे ही दे देगा। सर रश्मि के मालिक और उसके दोस्त ने रश्मि का वीडियो बना लिया था। वो वीडियो कहीं दिखा देते तो हमारी बदनामी होती, इसीलिए मैं भोपाल से खंडवा आ गया। सोचा था कि यहाँ अबॉर्शन करवा देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, फिर वापस चले जाएंगे। लेकिन रश्मि पता नहीं कहाँ चली गई। इतना सब कुछ हुआ, लेकिन तूने एक बार भी जरूरी नहीं समझा कि पुलिस में कंप्लेंट लिखवा। क्यों? तो उस डॉक्टर की तरह रेपिस्ट ने भी ऑफर किया था ना पैसे, ताकि तेरा मुंह बंद रहे। जिन लोगों ने तेरी बेटी का रेप किया उनकी डिटेल बता। रश्मि का रेप करने वाले मुजरिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया। उनके बयान से यह साफ हो गया कि उनकी कंप्लेंट ना लिखवाने के लिए उन्होंने रश्मि के पिता को पैसे दिए थे। पैसे के लालच में रश्मि के पिता और डॉक्टर अग्रवाल ये रश्मि के सामूहिक शोषण के जिम्मेदार थे। और डॉली, वो किसके जुर्म का शिकार हुई थी, ये भी काफी होश उड़ाने वाला था। सर 12 तारीख को जिस दिन डॉली गायब हुई थी, उसने डॉक्टर अग्रवाल के क्लिनिक के पास से एक ऑटो पकड़ा था। सर ये उसकी सीसीटीवी फुटेज है। ये ऑटो के पीछे किसी फिल्म स्टार का पोस्टर जैसा कुछ लग रहा है। सर केमिस्ट ने हमें बताया था कि जिस ऑटो वाले ने उसके यहाँ से सर्जिकल नाइफ खरीदा था, उसके ऑटो के पीछे फिल्म स्टार का पोस्टर था। तो सर इस ऑटो के पीछे भी फिल्म स्टार का पोस्टर है। हो सकता है ये वही ऑटो वाला हो। लेकिन सर इसकी पहचान करना मुश्किल है, क्योंकि इसके ऑटो के पीछे जो नंबर प्लेट है वो फेक है। तो हो सकता है इस ऑटो का इस्तेमाल सिर्फ क्राइम करने के लिए करता। लेकिन सर हमें इस ऑटो की कोई लीड नहीं मिल रही, तो हम इस आदमी को ढूंढेंगे कैसे? सही, तुम्हें याद है केबिन्स ने कहा था, लेकिन बहुत अजीब आदमी था सर। हर बात पे समझे ना ऐसे बोलता। जैसे ही उसका तकिया कलाम हो। तो अब अगर ऑटो नहीं मिल रहा तो हम ऐसे ऑटो वाले को ढूंढेंगे जिसका तकिया कलाम हो समझे ना। सर रश्मि को उसके घर के पास से एक लड़के के साथ एक ऑटो में बैठे देखा गया, सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। तो वही ऑटो है जो डॉक्टर अग्रवाल के क्लिनिक के बाहर। इसी ऑटो में आखिरी बार डॉली को देखा गया और वो गायब हो गए। अब इस ऑटो में रश्मि, और उसके बाद रश्मि गायब। रश्मि के साथ ये लड़का कौन है? सर ये तो विवेक है, रश्मि के साथ ही पढ़ता था। हो सकता है इस विवेक का ऑटो वाले से कोई कनेक्शन। उठाओ इसे। सर बोलो। सर मैं उस ऑटो वाले को नहीं जानता हूँ। तो रश्मि के साथ बैठकर उस ऑटो में कहाँ गया था? सर रश्मि अचानक से खंडवा आ गई थी अपने फैमिली के साथ, तो मैं बस उसे मिलने आया था। और फिर वहाँ से उस ऑटो में बैठकर हमें ग्राउंड की तरफ आए थे, क्योंकि अगर हम वहाँ पर बात करते तो रश्मि के पापा हमें देख लेते। तुम्हारे साथ इतना सब हो गया और तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। मैंने सोचा था विवेक मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, पर मुझे डर लगा कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। रश्मि गलत तुम नहीं, गलत वो लोग हैं। और फिर सर रश्मि से मिलके मैं घर चला गया और रश्मि उसी ऑटो में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गई थी। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं पता है। बिट्टू के साथ देखा गया ब्लू शर्ट वाला आदमी और ऑटो वाला दोनों एक ही थे, और यही वो फिल्म वाला अंकल था जिसने बिट्टू को मारकर उसके ऑर्गन निकाल लिए थे। डॉली को भी उसी सर्जिकल नाइफ से मारा गया था।
और डॉली के ऑर्गन नहीं निकाले गए थे। हम ना तो मुजरिम के मोटिव का कोई अंदाजा लगा पा रहे थे और ना ही मुजरिम का। हम पर प्रेशर यह भी था कि उसने अब रश्मि को भी गायब कर दिया था। रश्मि को बचाने के लिए जरूरी था कि हम जल्द से जल्द उस मुजरिम की पहचान पता कर लें। तभी हमें एक क्लू मिला। समझे ना। अच्छा, वो मुन्ना की बात कर रहे हो? हाँ हाँ, मुन्ना मुन्ना कहाँ है वो आजकल? अरे वो तो आजकल ऑटो भी नहीं चलाता। क्यों, क्या हो गया? हेलो सर, कुछ महीने पहले तक यहाँ खांडवा में एक आदमी ऑटो चलाता था सर, जो बिल्कुल इसी तरह समझे ना करके बात करता था सर। उसके ऑटो के पीछे भी फिल्म स्टार का पोस्टर लगा हुआ था। क्या नाम है उसका? सर मुन्ना। सर यहाँ पास के दीपला गांव का रहने वाला है। सुनिए, ये मुन्ना यहीं रहता है? यहीं पे रहता है, लेकिन अपने माँ बाप की मौत के बाद आजकल कम ही आता है। आजकल कहाँ रहता है कुछ पता? समझे ना साहब, मेरे बाबा ने मुझे बोला था कि मैं किसी बच्चे के शरीर के पुर्जे निकालकर अगर साधना करूंगा तो मुझे खजाना मिलेगा। इसलिए मैंने बच्चे की तलाश शुरू की और एक दिन मेरी नज़र बिट्टू पे पड़ी। मुझे पता चल गया कि चॉकलेट बिट्टू की कमज़ोरी है और इसी का फ़ायदा उठा के मैंने उससे दोस्ती की शुरुआत की। और जब हमारी दोस्ती अच्छी हो गई तो मैं उसे अपने साथ घर लेके गया। लेकिन जब बिट्टू को मेरी नीयत के बारे में पता चला तो वो मुझसे भागने लगा साहब। फिर मैंने चॉकलेट में नशे की दवा मिलाकर खिला दिया और बेहोश कर दिया उसे और उसकी बलि चढ़ा दी साहब। समझे ना? बलि देनी थी तो ऑर्गन क्यों निकाले? क्योंकि बाबा ने मुझे बोला था कि सिर्फ उसकी बलि नहीं, उसके शरीर के पुर्जे भी निकालने थे। समझे ना? इसीलिए मैंने सर्जिकल नाइफ खरीदा। और बाबा ने यह भी बोला था साहब कि शरीर के पुर्जों को पानी में उबाल कर वो पानी पीना होगा और एक अजन्मे बच्चे की पूजा भी करनी थी मुझे। इसलिए तूने डॉली को उठाया? हाँ साहब, लेकिन बाद में पता चला कि डॉली गर्भवती नहीं थी। समझे ना? क्या है? उसने बोला कि वो किसी से बच्चा लेने वाली थी। समझे ना साहब? मैंने डॉली को मार के फेंक दिया। फिर मैंने उस लड़की को टारगेट किया। सब कुछ ठीक चल रहा था साहब, अब अचानक से आके, समझे ना? अब तुझे हम समझाएंगे, समझे ना? समझाओ इसे। वो मुजरिम इतना सिरफिरा था कि उसने वाकई सर्जिकल नाइफ से रश्मि की कोख से उसके अजन्मे बच्चे को निकालने की तैयारी कर रखी थी। वो तो गनीमत थी कि हम वक्त रहते वहां पहुंच गए और रश्मि और उसके बच्चे को बचा लिया। मुन्ना ने जिस मकसद से इन जुर्मों को अंजाम दिया, ये अंधविश्वास का वो पागलपन था जो ताउम्र मुझे याद रहेगा। हमने जल्दी बंगाल से उसके उस्ताद, उस तांत्रिक बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल ये था कि एक सरफिरा मुजरिम मुन्ना, जिसका बिट्टू, डॉली और रश्मि से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था, आखिर उसने इन तीनों को ही अपना टारगेट क्यों बनाया? बिट्टू जब किसी अनजान आदमी से चॉकलेट लेकर घर पहुंचा तो एक जुर्म ने दस्तक दी थी। बिट्टू की मां ने अगर उस वक्त ये जानने की कोशिश की होती कि ये चॉकलेट देने वाला कौन था तो शायद बिट्टू मुन्ना के इस जुर्म से बच सकता था। लेकिन बिट्टू की मां ने जुर्म की इस दस्तक को नजरअंदाज कर दी। फेक प्रेगनेंसी का नाटक करके डॉली ने खुद ही अपनी जिंदगी में जुर्म को न्योता दिया था। लेकिन मजबूर रश्मि की परेशानी को अगर उसके पिता ने पॉजिटिवली लिया होता तो शायद इतनी छोटी सी उम्र में रश्मि को इतनी बड़ी मुसीबतों का शिकार ना होना पड़ता। अब मैं आदिल खान आपसे इजाजत लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।
सर, कमिश्नर साहब ने एक नए केस की फाइल भेजी। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।